सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द डे ऑफ द जैकाल के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को नहीं छोड़ता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1962 का दृश्य आता है। ये तब का वक्त है जब पूरे फ्रांस में कोहराम मचा हुआ था। सारे के सारे लोग परेशान थे, किसी की भी जिंदगी में स्थिरता नहीं थी और इसी बीच अल्जीरिया को आजाद घोषित कर दिया गया और उसे आजाद घोषित करने वाले थे राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल। इस चीज को देखने के बाद सारे फ्रेंच लोग आग बबूला हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सबसे ज्यादा गुस्सा हुए पैरामिलिट्री के ग्रुप वाले। इसी बीच हम जीन मरी नाम के एक आदमी को देखते हैं। जीन इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे भी राष्ट्रपति को मरवा देगा। इन्हें पता लगता है कि राष्ट्रपति जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। तब जीन अपने पूरे समूह के साथ चला आता है। ये सारे लोग मशीन गन लेकर के खड़े होते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति की गाड़ी उनके सामने से गुजरती है, ये लोग अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इतनी गोलियां चलने के बाद भी राष्ट्रपति को कुछ नहीं होता। वो सही सलामत पहुंच जाता है अपने फ्लाइट के लिए। लेकिन अब पूरी की पूरी सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जिन लोगों ने राष्ट्रपति पर हमला किया था। अगले 6 महीने तक वो लोग इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। तब अंत में जीन पकड़ा जाता है। जैसे ही वो उनके हाथ लगता है, उसे सजाए मौत दी जाती है। तभी हम पैरामिलिट्री वालों को देखते हैं जिनका नाम है मार्क रोडीन, कैसन और मोंट क्लेयर। ये सारे लोग ऑस्ट्रिया में छुपे हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर ये लोग वापस आए तो इनका भी वही हश्र होगा जो जीन का हुआ है। पूरी सरकार इनके खोज में लगी हुई है, इसीलिए सारे के सारे लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन इनका एक ही उद्देश्य है कि ये लोग कैसे भी राष्ट्रपति को मरवा दें। ये लोग जानते हैं कि ये लोग वहां पर नहीं जा सकते राष्ट्रपति पर हमला करने के लिए। इन सबके डिटेल्स हैं सरकार के पास। जैसे ही ये लोग जाएंगे, इन्हें पकड़ लिया जाएगा। तब सारे लोग निश्चय करते हैं कि बाहर से किसी कातिल को ये लोग बुलाएंगे जो राष्ट्रपति को मार दे। तब इन्हें पता लगता है एक ब्रिटिश आदमी के बारे में जिसका कोड नेम है जैकाल। जल्दी ही जैकाल आ जाता है ऑस्ट्रिया। तब ये तीनों लोग मिल करके उसका इंटरव्यू लेते हैं। जैकाल को जल्दी ही पता लग जाता है कि इनके मंसूबे क्या है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। सबकी नजरों में मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा काम है लोगों को मारना। जैकाल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। वो जिसके भी पीछे लग जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जैकाल कहता है कि मैंने पूरी खबर पढ़ी हुई है। मुझे पता है कि तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गया। इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे मारूं। मैं उसे मारूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले मुझे $5 लाख चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मैंने ये काम कर दिया तब पूरी जिंदगी में दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। किसी भी राष्ट्रपति को मारना मतलब मौत को दावत देना है। पूरी जिंदगी के लिए पुलिस वाले मेरे पीछे लग जाएंगे। तो इस काम के बाद मुझे रिटायर होना पड़ेगा और रिटायरमेंट के लिए मुझे कम से कम $5 लाख चाहिए। तब ये लोग मान जाते हैं। तब जैकाल कहता है कि यह मिशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हम 4 लोगों के बीच रहनी चाहिए। अगर किसी और को पता लगा तब सबके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तब ये लोग इस शर्त को भी मान जाते हैं और जैकाल लग जाता है अपने काम पे। सबसे पहले वो 2 नकली पासपोर्ट्स बनवाता है और उन्हें लेकर के पहुंचता है पेरिस। उसने सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं राष्ट्रपति के बारे में। थोड़े वक्त के बाद राष्ट्रपति यहाँ पर भाषण देने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए जैकाल लोकेशन देख रहा है कि वो कहाँ से मारेगा राष्ट्रपति को। जब वो लोकेशन देख लेता है तब सबसे पहले एक दूसरे आदमी को कांटेक्ट करता है जो उसके लिए सबसे बेहतरीन हथियार बनाएगा, एक स्नाइपर राइफल, जिससे एक ही झटके में वो राष्ट्रपति का काम तमाम कर सके। उसे असाइनमेंट देने के बाद वो दूसरे आदमी से बात करता है जो सारा का सारा फ्रेंच पेपर वर्क करेगा। उसके साथ साथ वो तीसरे आदमी को भी काम पर लगा देता है ताकि वो राष्ट्रपति की पल पल की खबर देता रहे कि आखिर राष्ट्रपति कहाँ जाने वाला है और वो कहाँ रुकने वाला है। इसी बीच हम डेनिस नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पैरामिलिट्री वालों ने भेजा है। वो अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को ताकि सरकार के अंदर क्या चल रहा है धीरे धीरे ये सारी बातें इन्हें पता चलती रहे और डेनिस इस काम में सफल भी हो जाती है। देखते ही देखते 2 सप्ताह का वक्त बीत जाता है। जैकाल को अपनी बंदूक मिल जाती है जिससे वो मारने वाला है राष्ट्रपति को। इस बंदूक के सारे पार्ट पुर्जे अलग अलग हैं ताकि इसे लेकर के जाने में आसानी हो और किसी को भी पता न लगे कि ये बंदूक है। इस हथियार को देखने के बाद जैकाल बहुत ही ज्यादा खुश है। वो जल्दी ही लेकर के जाता है बंदूक को जंगल में ताकि वो टेस्ट कर सके कि ये कैसी चलती है। जब वो उसका निशाना चेक करता है तब और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जितना अच्छा उसने सोचा था ये बंदूक उससे भी ज्यादा अच्छी है। तभी जैकाल उस आदमी से मिलता है जो उसका सारा पेपर वर्क करके देने वाला है, लेकिन इस आदमी के मन में लालच आ चुका है। अब वो धीरे धीरे करके जैकाल को ब्लैकमेल करने लगता है नए पेपर्स के लिए। तब जैकाल इसका गला तोड़ता है और यहीं पर मार देता है और नया पासपोर्ट लेकर के निकल पड़ता है राष्ट्रपति को मारने के लिए। जैकाल का नया नाम है पॉल। तभी दूसरी तरफ हम पैरामिलिट्री वालों को देखते हैं। उन्हें कैसे भी $5 लाख को इकट्ठा करना है
और इतने पैसे किसी के भी पास नहीं है। तब वो लोग निश्चय करते हैं कि वो एक बैंक को लूटेंगे। दिन दहाड़े वो लोग एक ट्रक को रोकते हैं जिसमें बैंक का सारा पैसा है और उसे लूट लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, लेकिन बैंक को लूटने में ये लोग कामयाब रहते हैं। जल्दी ये बात पता लग जाती है फ्रेंच अथॉरिटी को। सारे लोगों में अब बहुत ही ज्यादा तनाव है इतने सारे क्राइम्स को देखने के बाद। जब उस बैंक को लूटा गया तब वहां पर उन लोगों ने कुछ गुंडों को पकड़ा था। जब सबको टॉर्चर किया गया तब उन लोगों ने नाम लिया रोडिन के समूह का। इस चीज से इनका शक और भी ज्यादा बढ़ने लगा कि जरूर रोडिन के समूह वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तब ये लोग लग गया कि इन्हें कैसे भी रोडिन को ढूंढना है। थोड़े वक्त के बाद इन्हें पता लग गया कि आखिर रोडिन अपने सारे लोगों के साथ कहाँ पर रह रहा है। वो लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं नीचे उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, इसीलिए उस बिल्डिंग में जाना बहुत ही मुश्किल है। ये लोग दिन रात उन पर नजर रखने लगे। इसी बीच इन्हें पता लगा ओलेंस्की के बारे में। बाहरी दुनिया की सारी खबरें उन्हें ओलेंस्की ही देता है लेटर्स के द्वारा। तब दिन रात ये लोग ओलेंस्की पे नजर रखने लगे। जब एक दिन ओलेंस्की अकेला था तब इन लोगों ने उसके सर पे वार किया और उसे उठा करके लेकर के आए हेलीकॉप्टर के पास, और हेलीकॉप्टर से उसे जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस लाते ही सारे लोगों ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि बताओ आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तब ओलेंस्की ने बहुत कोशिश की कि वो उन्हें कुछ भी ना बताए, लेकिन अंत में उसे बताना पड़ा जितनी भी चीजें उसे पता थी। पैरामिलिट्री वालों की किस्मत अच्छी थी कि ओलेंस्की को ज्यादा कुछ नहीं पता, वो सिर्फ रोडिन का बॉडीगार्ड है। वो कहता है कि मैंने एक ब्लॉन्ड आदमी को देखा था जो एक हिटमैन है, वो शायद मारने वाला है राष्ट्रपति को। इन बातों को सुनने के बाद ये सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन लोगों ने बाहर से किसी हिटमैन को बुलाया है राष्ट्रपति को मारने के लिए। तब ये लोग पूछते हैं कि उस कातिल का नाम क्या है। ओलेंस्की कहता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। सारे लोग शायद उसे जयकाल कह के बुलाते हैं। सब लोग अब कैसे भी जयकाल को ढूंढने वाले हैं। तभी हम देखते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को जो राष्ट्रपति से मिलना चाहता है, लेकिन सारे लोग उसे रोक देते हैं। वो किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके राष्ट्रपति घर के अंदर रहें। लेकिन जैसे ही डिगॉल को यह बात पता लगती है वो कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं खुलेआम बाहर आने को तैयार हूँ। एक के बाद एक वो ऐसे ही रैली करते रहता है। इसी बीच इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा एक बैठक बैठाता है। उसने शहर के सारे लोगों को बुला रखा है, सारे के सारे मिनिस्टर्स और सारे के सारे पुलिस वालों को। यहाँ पर कमिश्नर भी है और उसके साथ साथ सेंट क्लेयर भी, जिसके साथ डेनिस रह रही है। मिनिस्टर कहता है कि हमें कैसे भी जयकाल को पकड़ना है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वो कैसा दिखता है। और बिना इन जानकारियों के हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। शायद वो शहर में ही घूम रहा है हम लोगों के सामने, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम पता लगाएं कि आखिर जयकाल है कौन और वो कैसा दिखता है। वो कमिश्नर से भी इस बारे में पूछता है कि अब तक उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन इनके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। तब मिनिस्टर कहता है कि मैं जानता हूँ जयकाल की आइडेंटिटी कौन निकाल सकता है। ये लोग लेबल नाम के रिटायर्ड पुलिस वाले को बुलाते हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है। मिनिस्टर उसे काम देता है, कहता है कि तुम्हारे पास सारी चीजें यूज करने का परमिशन है, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो चीजें दी जाएंगी और तुम्हारे काम में कोई भी बाधा नहीं डालेगा, बस तुम्हें कैसे भी जयकाल को बाहर निकालना है। तब लेबल लग जाता है अपने काम पे। वो अपनी टीम में अपने पुराने दोस्तों को शरीक करता है। ये सारे लोग अब किसी भी कीमत पे जयकाल को ढूंढ निकालना चाहते हैं। तभी हम सेंट क्लेयर को देखते हैं जो पहुंचता है अपने घर। डेनिस अब इसी के घर पे रह रही है। डेनिस सेंट क्लेयर को यहाँ पर सेड्यूस करना शुरू कर देती है और पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा। इसी बीच वो उससे सारी की सारी खबरें निकलवा लेती है। जब उसे सब कुछ पता लगता है तो वो तुरंत कॉल करती है वेलिनी को और उसे पूरी बात बता देती है। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर थॉमस को जो पता लगाना चाहता है जयकाल के बारे में। इसी बीच वो भी जाकर के मिलता है मिनिस्टर से और परमिशन मांगता है कि वो भी अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाए। सारे लोग जयकाल के बारे में पता लगा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को शक है कि वो ब्रिटिश है। तब ये लोग कॉल करते हैं ब्रिटिश पुलिस वालों के पास, लेकिन जो चीजें वो बताते हैं उन्हें देखने के बाद किसी को भी नहीं लगता कि जयकाल एक ब्रिटिश है। तब वो लोग उसके नाम के बारे में पता लगाने लगते हैं। वो लोग जयकाल नाम को डिकोड करते हैं। तब इन्हें शक होता है कि जयकाल भी एक फ्रेंच है। इसी बीच जितने भी नए लोग इस शहर में आए हुए हैं वो सबके पासपोर्ट्स को देखते हैं। इन्हें पॉल का नाम पता लग जाता है। जब ये लोग पॉल के बारे में पता करवाते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि जिस नाम का आदमी अभी आया हुआ है शहर में, जब वो 2 साल का था तभी उसकी मौत हो गई थी। यानी कि जो आदमी पॉल का नाम इस्तेमाल कर रहा है वही जयकाल है। अब सारे लोग ढूंढने लगते हैं पॉल नाम के आदमी को। जल्दी ये बात पता लग जाती है वेलेनी को। तब वो कांटेक्ट करता है जयकाल से और कहता है कि तुम्हें मिशन को रद्द करना पड़ेगा। लोगों को पता लग गया है तुम्हारे बारे में, और ये बात भी कि हमने राष्ट्रपति की सुपारी दी है। अब उसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। तुम वापस आ जाओ। तब जयकाल कहता है कि मैं अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं आऊंगा। एक बार अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो मैं बिना मारे दम नहीं लेता।
इतना कहने के बाद वो जाकर के होटल में चेक इन कर लेता है। तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे वो सेड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही पॉल का नाम रिकॉर्ड में जाता है, ये बात पता लग जाता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले खबर करते हैं लेबल को। लेबल बिना वक्त गवाए यहाँ पर पहुंच जाता है। सुबह होते होते ये लोग होटल पे रेड मार देते हैं, लेकिन जयकाल के कमरे में इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सारी जगह की तलाशी लेने के बाद भी तब इन्हें पता लगता है कि बेरोनिस नाम की लड़की यहाँ पर थी। जयकाल ने रात उसी के साथ बिताया था उसके बिस्तर पर, इसीलिए उसके कमरे में कोई भी नामो निशान नहीं है किसी भी चीज का। तब ये लोग चले जाते हैं बेरोनिस के पास और उससे पूछताछ करने लगते हैं जयकाल के बारे में, लेकिन बेरोनिस इन्हें कुछ भी नहीं बताती। तभी दूसरी तरफ हम जयकाल को देखते हैं जो एक गाड़ी से भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे पता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे, इसीलिए पुलिस वाले आते उससे पहले वो यहाँ से निकल जाता है और वापस आता है बेरोनिस के पास। तब ये लोग दोबारा इंटीमेट होते हैं। बेरोनिस कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब जयकाल उसे झूठी मूठी कहानियां सुनाता है। जैसे ही सुबह होती है वो अपना हुलिया बदलने लगता है। जब वो एयरपोर्ट पर था तब उसने एक आदमी का पासपोर्ट चुराया था। अब वो अपने हुलिये को बिल्कुल उसकी तरह बना लेता है और बेरोनिस की गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है रेलवे स्टेशन के लिए। फिर वो ट्रेन में बैठता है और निकल पड़ता है पेरिस के लिए, जहाँ पर वो राष्ट्रपति को मारेगा। तभी हम देखते हैं बेरोनिस के नौकर को, जो सुबह सुबह जैसे ही कमरे में आता है उसे बेरोनिस की लाश मिलती है, जिसे जयकाल ने मार दिया है। ये बात अब लेबल को पता लगती है कि बेरोनिस की मौत हो चुकी है। तब वो भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उस पूरे जगह की तलाशी जा करके लो। जयकाल बहुत ही चालाक है, उसे पता लग गया था कि बेरोनिस ने उसकी शक्ल देख ली है, बाकी कोई भी नहीं जानता उसके बारे में, इसीलिए उसने उसे मार दिया। मुझे पता है कि वो सीधा पेरिस के लिए निकला होगा, राष्ट्रपति वहीं पर जाने वाले हैं। वो सबको कहता है कि पेरिस में जितने भी होटल्स हैं सब जगह पर नजर रखो, अगर वो कहीं भी आता है तो वो बच करके नहीं जाना चाहिए। जब बेरोनिस के घर की वो लोग तलाशी लेते हैं तब उन्हें डेनिस नाम का पता लगता है कि यही पासपोर्ट अब इस्तेमाल कर रहा है जयकाल। लेबल ये बात हर जगह फैला देता है कि अगर डेनिस नाम से कहीं कोई भी बुकिंग आए तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जयकाल बहुत ही चालाक है, वो किसी भी होटल में चेक इन नहीं करता। वो एक बाथ हाउस में जाता है और वहां जाने के बाद एक आदमी से दोस्ती कर लेता है ताकि वो उसके यहाँ पनाह ले सके। इसी बीच हम लेबल को देखते हैं। मिनिस्टर के बैठक में जितने भी लोग बैठते थे उसने सबके कॉल को टैप किया है। तब उसे पता लग जाता है कि सेंट क्लेयर के घर पे एक लड़की है जिसका नाम है डेनिस। वो सारी खुफिया खबरें पहुंचा रही थी पैरामिलिट्री वालों के पास और वो लोग आगाह किया करते थे जयकाल को, और शायद इसीलिए ये लोग अब तक जयकाल को नहीं पकड़ पाए हैं। जैसे ही ये बात सेंट क्लेयर को पता लगती है वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है ताकि वो आत्महत्या कर सके, और इस तरीके से सेंट क्लेयर की मौत हो जाती है। तभी हम लेबल को देखते हैं। वो सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि अगले 2 दिन में जयकाल राष्ट्रपति को मारने वाला है। डिगोल ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था, इसीलिए लिबरेशन डे के दिन वो भाषण देने वाले हैं पेरिस में, और जयकाल के लिए यही सही मौका होगा जब वो राष्ट्रपति को मार सकता है। हमें अपने सारे लोगों को वहां पर चौकन्ना रखना है। वो लोग डिगोल को आगाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिगोल कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैंने विश्व युद्ध लड़ा है अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, मैं इस दिन छुप करके नहीं बैठ सकता। इस बात को सुनने के बाद लेबल हर जगह की सिक्योरिटी बढ़ा देता है ताकि कोई भी आसपास ना आ सके राष्ट्रपति के। इसी बीच दूसरी तरफ हम जयकाल को देखते हैं। जिस फ्रेंच आदमी के वो घर पे रह रहा है वो उसे मार देता है ताकि वो कोई भी सबूत ना छोड़े, और लिबरेशन डे आ जाता है। हर जगह तैयारी हो रही है, कहीं इन्हें किसी बारे में कुछ भी भनक नहीं लगता। तब लेबल कहता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी आईडी चेक करो, बिना आईडी चेक किए कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। सारे लोग बड़े आराम से अंदर आ रहे होते हैं। तभी हम जयकाल को देखते हैं जिसने एक वॉर वेटरन का रूप ले लिया है और लंगड़ा बन गया है। एक नए नाम से आता है वो गार्ड के पास, अपनी आईडी दिखाता है और चला जाता है अंदर। दूसरी तरफ लेबल हर एक जगह पे नजर रख रहा है, लेकिन कहीं पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे शक है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर वो एक एक करके सारे गार्ड से बात करता है कि यहाँ पर कौन कौन आया है। तभी एक गार्ड बताता है कि यहाँ पर एक लंगड़ा आदमी आया था जो सामने वाली बिल्डिंग में गया है ऊपर, और वो उस कमरे में है जिसकी खिड़की खुली हुई है। इस चीज को देखने के बाद लेबल चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि यही जयकाल है। वो जल्दी ही राष्ट्रपति पर गोली चलाएगा। वो पुलिस वालों को लेता है और जाने लगता है घर के अंदर। तभी हम जयकाल को देखते हैं जिसके हाथ में उसकी बंदूक है और राष्ट्रपति उसके निशाने पर है। निशाना लगते ही वो गोली चला देता है, लेकिन उसी वक्त पे राष्ट्रपति नीचे झुकते हैं और गोली मिस हो जाती है। लेकिन अब जयकाल दोबारा रिलोड करता है और फिर से निशाना लगाने लगता है राष्ट्रपति पर ताकि वो उसे मार गिराए, लेकिन वो दूसरी गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर लेबल आ जाता है पुलिस वालों के साथ। जैसे ही जयकाल इन्हें देखता है वो एक पुलिस वाले को मार देता है,
लेकिन वो दूसरी गोली चलाता उससे पहले लेवल शूट कर देता है जयकाल को। तब यहीं पर जयकाल की मौत हो जाती है। किसी को पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। राष्ट्रपति अपना भाषण देते रहते हैं, बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं मचती। लेकिन अभी भी लोगों को पता लगाना है कि आखिर जयकाल है कौन। उसने जितने भी लोगों के यहाँ पनाह ली थी या जितने भी लोगों से उसका नाम जुड़ा हुआ था, सबको एक एक करके बुलाया जाता है, लेकिन कहीं से इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। कभी इन्हें लगता है कि वो ब्रिटिश था, तो कभी इन्हें लगता है कि फ्रेंच था, तो कुछ सबूतों को देखने के बाद इन्हें लगता था कि वो एक डैनिश है। लेवल अंत में कंफ्यूज हो जाता है। वो उसकी लाश को लेता है और एक अनजान जगह पर ले जाकर के ये लोग उसे दफना देते हैं। इसके कब्र के ऊपर कोई नाम भी नहीं लिखा जाता और इसी के साथ ये केस भी यहीं पर बंद हो जाता है और ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।